हेलो क्लास 12। आपने अपनी आरोप भागदो के लास्ट लेसन को तो जाना होगा ना, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जिसका दूसरा हिस्सा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसको लिखा है बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने। मैं पहले बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जीवनी आपको थोड़ी सी बताऊंगी। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लेकर पूछते हैं कि क्या जीवनी हमारे कोर्स में आएगी या एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड में कवि परिचय या लेखक परिचय अब नहीं पूछा जाता, वर्षों पहले पूछा जाता था। लेकिन 12th के बच्चों को थोड़ी सी हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए जीवनी को हम लोग बताया करते हैं। हम लोग से मेरा मतलब है हम सब टीचर्स। तो देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ ये बताती हूं मैं आपको। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 यानी कि 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में। इनके पिता का नाम श्री राम था और माता का नाम भीमाबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सहारा में हुई। 1907 में हाई स्कूल पास करने के बाद रमाबाई नामक लड़की से इनका विवाह हो गया। बड़ौदा के जो नरेश थे उस समय के, उन्होंने इन्हें बहुत प्रोत्साहित किया और ये न्यूयॉर्क और लंदन चले गए। वहां से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1956 में दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। जो बाबा साहब आंबेडकर थे वो भारतीय आधुनिक चिंतकों में से एक थे, यानी बहुत वैल्यू थी उनकी। उसके साथ ही वो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। तो आइए अब इस पाठ के बारे में बात करते हैं, जिसका पहला हिस्सा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक कहते हैं कि आज के समय में जातिवाद का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। इसमें एक शब्द आया है पोषक। पोषक का अर्थ होता है पालने वाले, यानी कि उसको मैं यहां पर कहती हूं समर्थक। आज का मतलब ये उस समय की बात हो रही है। मैं आज उस समय को कह रही हूं, हमारा वाला आज नहीं है। क्योंकि समर्थक ऐसा कहते हैं कि सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए जो श्रमिक विभाजन है वो आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी खराबी ये है कि जो श्रमिक विभाजन है वो साथ साथ श्रम विभाजन के साथ साथ वो श्रमिक विभाजन भी कर देता है। श्रम विभाजन हो जाए कोई बात नहीं, हर व्यक्ति अपने योग्यता के हिसाब से काम करे, लेकिन जब उसका काम ओवर हो जाए तो सब एक साथ मिल बैठे। ऐसा नहीं होता। जहां कहीं काम का बंटवारा होता है वहां पे काम के बंटवारे के साथ साथ लोगों का भी बंटवारा हो जाता है, जो अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग जातिवाद को मानते हैं या उसका समर्थन करते हैं वो इस बात में कुछ गलती नहीं देखते, उन्हें कुछ इसमें से गलत नहीं लगता। चाहती तो मैं यूं कि एक एक लाइन पढ़ के समझाऊं, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बन जाता है कि वो आपको देखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। श्रम विभाजन हो सकता है सभ्य समाज की आवश्यकता हो, लेकिन जो विश्व में दूसरी जगह विभाजन किया जाता है वो विभाजन अस्वाभाविक नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जो विभाजन होता है काम का, उसके साथ साथ जो वर्ग है उनका भी विभाजन हो जाता है और एक दूसरे को ऊंच नीच भी बना दिया जाता है, यानी कि ऊंचा नीचा समझा जाने लगता है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन जरूरी है, तो इसमें सबसे बड़ी खराबी एक और भी है कि ये व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं होता, उसकी योग्यता पर आधारित नहीं होता। जन्म से पहले ही उसके काम को निर्धारित कर दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि जो उसके माता पिता का कार्य व्यवहार है, यानी कि जो कार्य व्यापार है, वही उसके लिए लिख दिया जाता है, यानी कि वो भी वही करेगा, चाहे उसके अंदर योग्यता उससे अधिक हो या उससे कम हो। लेकिन जिस स्थान पर, जिस परिवार में उत्पन्न हुआ है और जहां पर वो काम किया जाता है, उसे भी वो काम मजबूरी में करना ही पड़ेगा। रुचि नहीं होने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस काम में उतना परफेक्शन नहीं आता जितना कि रुचि के साथ आ सकता है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, यानी कि थी, वो कार्य बदलने की, व्यक्ति का काम बदलने की परमिशन नहीं दिया करती थी। इस तरह से व्यक्ति अरुचिकर कार्य करता है तो अच्छा भी नहीं करता और सफल भी जिंदगी में उतना नहीं हो पाता। एक आर्थिक पहलू है, वो भी जाति प्रथा के में हानिकारक है, क्योंकि जाति प्रथा और श्रम विभाजन होने से आर्थिक हानि भी हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति की जो प्रेरणा है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो आत्मशक्ति है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, क्योंकि वो दूसरे नियमों में दब कर रह जाता है। तो ये हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी कि जाति प्रथा
जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन कर देती है, उससे समाज में ऊंच नीच आती है और समाज को फायदे के बजाय हानि अधिक होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति अरुचि का कार्य करने से या तकनीकी विकास के कारण अगर उसके कार्य में आगे प्रगति का, विकास का स्थान नहीं रहता तो वो कार्य नहीं बदल पाता, जिसके कारण वो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ने लगता है और जीवन में कठिनाइयां उसके उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये पाठ का हमारा एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा हम लेते हैं इसका, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जब श्रम विभाजन हुआ, जाति प्रथा थी, उसके बाद अंबेडकर ने कहा कि वो मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इस हिस्से में ये उन्होंने बताया है। कैसा? जो आदर्श समाज है वो समानता पर, स्वतंत्रता पर और भाईचारे पर आधारित होगा, ये उनकी कल्पना थी। वो उस समय का वर्तमान था और ये उनकी कल्पना थी कि जो आने वाला समय होगा, आने वाला समाज होगा, उसमें सब स्वतंत्र होंगे, सब समान होंगे और भाईचारा हर तरफ होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन इस कोने से उस कोने तक तुरंत फैल जाना चाहिए। वो तब हो सकता है जब समाज के कार्यों में हर व्यक्ति का हिस्सा हो और हर व्यक्ति उसमें भाग भी ले और सजग भी हो कि उसको क्या करना है। यानी अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति व्यक्ति जब सजग होगा तभी ये सब संभव हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति को संपर्क के साधन और अवसर भी मिलने चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना हिचक के संपर्क भी बनाए और उसके पास वहां तक पहुंचने के साधन भी सुलभ हो। लोकतंत्र है ही वो जहां पर हर व्यक्ति को आजादी हो। कैसी आजादी? आने जाने की आजादी, जीवन की आजादी, शारीरिक सुरक्षा की आजादी, उसको संपत्ति रखने की आजादी, जीवन के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो सारी चीजें वो रख सके, ये आजादी और ये अधिकार उसको होना चाहिए। आजादी से अर्थ यहां पर अधिकार से है। मनुष्य के समक्ष प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये लाइन मैंने बुक से पढ़ी है आपकी। कुछ लोग जो है वो दूसरों की जो स्वतंत्रता है उसको देने के लिए तैयार नहीं होते। इसका कारण क्या? इसलिए उन्हें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी नहीं मिलती है, आजादी भी नहीं मिलती है। इससे वो जो हमारा समाज है वो दास्ता में जकड़ा रहता है। दास्ता दो तरह की होती है, एक तो कानून की दास्ता और दूसरी लोगों की दास्ता। तो जो कानून की दास्ता है वो अलग चीज है, लेकिन जो लोगों की दास्ता है उससे व्यक्ति का मानसिक हानि भी होती है। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी एक बार, तो वहां पर एक नारा दिया गया था, समता। तो इस समता के कुछ लोग तो समर्थक थे और कुछ लोग इस समता के आलोचक थे। जो समर्थक थे वो तो कहते थे कि हर व्यक्ति समान है, इससे सबको समान अधिकार भी मिलना चाहिए और समानता से रहना भी चाहिए। लेकिन जो लोग इस समानता यानी समता समानता, इस समता के आलोचक थे, वो कहते थे कि जब सब लोग समान ही नहीं है, बराबर ही नहीं है, तो फिर कैसे सब समान हो सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि सब लोग बराबर नहीं है, पांचों उंगलियां एक सी नहीं है, लेकिन ये चाहे असंभव भी हो, लेकिन फिर भी सब उंगलियां एक ही हाथ से जुड़ी हैं। उस तरह से सभी लोग एक ही समाज से जुड़े हैं। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। ये पाठ में आपके आया है। शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। शारीरिक वंश परंपरा का अर्थ है कि जो वो हेरिडिटी यानी कि जो अपने पिता पितामह से लेके आ रहा है। सामाजिक उत्तराधिकार यानी कि उसको क्या हैसियत, क्या दर्जा समाज में मिलता है। और तीसरा है अपने आप को आगे बढ़ाने के कितने वो प्रयत्न करता है, कितना वो एफर्ट करता है। इन तीनों ही दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते हैं। लेकिन क्या इन कारणों के कारण कि व्यक्ति समान नहीं होते, सबको समान अवसर नहीं मिलने चाहिए? ठीक है, सब व्यक्ति समान नहीं होते, लेकिन सबको अपने विकास के प्रयत्न, उन्नति के प्रयत्न के अवसर समान रूप से मिलने चाहिए। लेखक ने माना है कि उच्च वर्ग के लोग जो हैं उत्तम व्यवहार के मुकाबले में जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका निर्णय करने वाले भी उनके अपने ही लोग होंगे। प्रयास मनुष्य कर सकता है क्योंकि वो उसके वश में है। वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है, अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज उसके बस की ही नहीं है, कहां वो उत्पन्न हुआ है, कहां उसका जन्म हुआ है, ये कहां वो जन्म लेगा या कहां वो किस परिवार में पले बढ़ेगा, इस पर उसका कोई वश नहीं है। तो इस कारण इस बात को लेकर असमानता नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर की सारी राय है। वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे समाज में ये बहुत हम पीछे चले गए, पाठ बहुत पुराना है। हमारे समाज में आज हमें जो सारे हमारे अधिकार हैं वो हर व्यक्ति को समान रूप से दे दिए गए हैं। हर व्यक्ति उन अधिकारों का समान रूप से ही प्रयोग करता है, पालन करता है। ठीक है, हम सबको शिक्षा का भी अधिकार है,
हम सबको आने जाने का भी अधिकार है। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, वो बात अलग है कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से ही व्यक्ति मूव करता है। सबको पढ़ने के, अगर फॉर एग्जाम्पल सबको पढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, लेकिन जिसके पास जितनी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि के बल पर उतना ही आगे निकल जाता है। अवसर समान मिलने चाहिए, आगे कौन निकलेगा ये व्यक्ति के प्रयत्न पर डिपेंड करता है या उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। अवसर देना समानता है, अवसर देना अवसर पाना एक स्वतंत्रता है, और भाईचारा यानी कि सबको मिलजुल कर रहना है। एक व्यक्ति सफल होता है, दूसरे व्यक्ति को उसकी सफलता में प्रयासरत होना पड़ेगा, यही भाईचारा है। यानी खुद भी आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी साथ लेकर बढ़ेगा। याद कीजिए तरह से कविता हमारी मनुष्यता, क्लास 10th कोर्स बी। व्यक्ति वही सच्चा व्यक्ति है जो साथ साथ अपने दूसरों को भी आगे लेकर बढ़ा करता है, ऐसा उस कविता का संदेश था। तो ये आपका पाठ हो गया कि दोनों हिस्से हो गए। इसके मुख्य प्रश्न मैंने आपको जो वीडियो रिवीजन का दिया है उसमें भी दिए हैं। इसके मुख्य सारे प्रश्नों को मैंने रिवीजन की वीडियो में लिख कर आपको दिया है। फिर भी मैं हल्का सा इन प्रश्नों के उत्तर को आपसे डिस्कस करना चाहती हूं। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए हैं? देखिए, उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो इस प्रकार से हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन करती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। सीधी सी बात यह है कि श्रम विभाजन हो रहा है तो सही है, लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं होना चाहिए। भारत की जाति प्रथा जो है वो व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं होती, और उसकी जो क्षमता है यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो एक निपुणता है उसको दरकिनार कर देती है, क्योंकि जन्म के आधार पर ही उसको कार्य करना पड़ता है। अगर परिस्थितियां उसके फेवर में नहीं रहती तब भी वो अपने काम को नहीं बदल सकता, चाहे उसे भूखे मरने की नौबत क्यों ना आ जाए। सेकंड आपके बुक का क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का एक कारण कैसे बनती है? क्या यह स्थिति आज भी है? पाठ के हिसाब से हमारा उत्तर चल रहा है। देखिए, जो जाति प्रथा है वो भारत समाज में यानी कि हमारे भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बनती जा रही है, क्योंकि जाति प्रथा व्यक्ति को जन्म के साथ, जन्म के आधार पर किसी काम से जोड़ देती है। चाहे रुचि हो, योग्यता हो या ना हो, कुशलता हो या ना हो, ध्यान लगता हो या ना लगता हो, लेकिन वो उसी में जिएगा। अगर उस काम से उसका पूरा नहीं होता, उसका भला नहीं होता, उसका काम नहीं चलता, वो जीने में मुश्किलों में रहता है, तब भी वो चाहकर भी उस काम को बदल नहीं सकता, क्योंकि उसको तो अपना पैतृक काम को अपनाना ही अपनाना है। तकनीक के विकास के कारण, उद्योग धंधों के विकास के कारण कई बार जो व्यवसाय हैं वो बेकार हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपना व्यवसाय बदल नहीं सकते तो ठीक है, बेरोजगार हो जाएंगे लेकिन व्यवसाय नहीं बदलेंगे, चाहे जीने के लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन ये पुरानी बात हो गई, मैं आज की बात पर आती हूं। आज स्थिति हमारी बदल गई है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार, दुनिया में होने वाले सारे परिवर्तन जाति प्रथा के बंधन को काफी ढीला कर चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल समाप्त अभी भी नहीं हुए। आज जो लोग हैं वो अपनी जाति से अलग अपने कामों को अपनाते हैं। देखिए, एक कारपेंटर का बच्चा है, अगर उसके अंदर योग्यता एक डॉक्टर बनने की है तो आज के समय में वो डॉक्टर बन जाता है। उसे सपोर्ट अपनी स्कूल से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, उसकी बुद्धि से उसको मिलता है, उसके परिवार से मिलता है, और वो वहां पहुंच जाता है जिस योग्यता को वो रखता है। ये गई गुजरी बात हो गई है कि व्यक्ति की योग्यता के बाद भी उसको वो प्लेस नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। इसी का थर्ड है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? देखिए, लेखक ने दास्ता को दो तरह से बताया है। एक तो यह है कि हम कानूनी दास्ता है, यानी कि कानून के अनुसार हमें कार्य करना है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानून के हिसाब से काम करना तो अलग चीज है। लेकिन किसी को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना भी लेखक के हिसाब से एक दास्ता ही है। और अगर कुछ व्यक्तियों की दास्ता होती है, कुछ व्यक्तियों को के बनाए हुए नियम कानून को पालन करना पड़ता है, तो ये दास्ता जो है वो और बढ़ जाती है, तब व्यक्ति और दुख में जीता है। फोर्थ इसका क्वेश्चन है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क है? देखिए, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से
मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बाद भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि समता को मानना चाहिए। समता एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी को मानना पड़ेगा। वो ठीक है, उपयोगिता इसकी तभी हो सकती है जब उनको सबको बचपन से यानी छोटी उम्र से ही समान अवसर, व्यवहार और मौके मिले, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति के विकास के अवसर देने ही पड़ेंगे। उनका तर्क यह है कि उत्तम व्यवहार के हक में कुछ वर्ग बाजी मार लेगा, यानी कि जिसको ज्यादा आता है वो ना आने वालों से आगे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन तब भी सबके साथ समान व्यवहार हमें करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक है भ्रातृता यानी कि भाईचारा। लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस शब्द से कहां तक सहमत हैं? नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? देखिए, आदर्श समाज के जो 3 तत्व बताए हैं डॉक्टर आंबेडकर ने, उसमें तीसरा है भ्रातृता। तो अब सवाल यह है कि क्या इस शब्द के अंतर्गत स्त्रियां भी आती हैं? तो देखिए, समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए उन्होंने इस शब्द में हर वर्ग को, हर जेंडर को शामिल किया है। भ्रातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाईचारा। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं रह सकता। समाज में जो परिवर्तन है वो एक छोर से दूसरे छोर तक भाईचारे के कारण ही पहुंचा करते हैं। तो ये आपकी पुस्तक के पीछे के 6 में से 5 प्रश्न हो गए जो मैंने आपको बता दिए। जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियोस निकले हैं उनमें भी ये वाले प्रश्न हैं। इसके बाद ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। इसके बाद भी आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जब पढ़ते समय थोड़ा सा SST में जो कुछ पढ़ा हो इनके बारे में, अधिकारों के बारे में, उनको भी रिकॉल कर लीजिएगा। कठिन होना पाठ की बुराई नहीं है, उसको हमें बार बार पढ़ लेना चाहिए जिससे कि वो सरल